आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो है ताकत की, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की और एक ऐसे लड़के की जिसने दुनिया को बदलने की ठान ली। ये कहानी है भीमराव रामजी अंबेडकर की। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत गहरी बात है कि भेदभाव एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ किया गया सबसे बड़ा गुनाह है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, ये उस दुनिया की हकीकत थी जिसमें एक छोटे से लड़के को अपना रास्ता बनाना था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपका साया भी किसी पर पड़ना एक गुनाह माना जाता हो, जहां एक पिता को अपना रास्ता सिर्फ इसलिए बदलना पड़े क्योंकि सामने से कोई ऊंची जाति का ब्राह्मण आ रहा है, कहीं उसका रास्ता कट ना जाए, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। ये डर रोज की जिंदगी का एक हिस्सा था। और ये जुल्म सिर्फ रास्तों तक ही नहीं था। जरा सोचिए एक माँ के बारे में जो अपने प्यास से बच्चे के लिए पानी की भीख मांग रही है और उसे ये कहकर भगा दिया जाता है कि तुम गंदगी हो। उससे कहा जाता है कि कीचड़ में पानी डालने से तो गंदगी और फैलती है। मतलब उस दुनिया में एक बच्चे की प्यास से ज्यादा जरूरी किसी के धर्म का भ्रष्ट ना होना था। लेकिन इतनी निराशा और अंधेरे के बीच में ना, उम्मीद की एक किरण भी थी। आइए देखते हैं कि वो क्या थी। ये कोई आम भविष्यवाणी नहीं थी। ये एक साधु ने उस लड़के के माँ बाप से कही थी जिसका नाम आगे चलकर भीमराव रामजी अंबेडकर पढ़ने वाला था। एक तरह का वादा कि ये बच्चा सिर्फ एक आम इंसान नहीं होगा। तो साल था 1891, तारीख थी 14 अप्रैल। सूबेदार रामजी सकपाल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और उस दिन एक ऐसे भविष्य की नींव रखी गई जो करोड़ों लोगों की तकदीर बदलने वाला था। लेकिन वो उम्मीद से भरी भविष्यवाणी और असल दुनिया की सच्चाई, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। एक ऐसी खाई जिसका सामना नन्हे भीमराव को बहुत जल्दी करना पड़ा। स्कूल का पहला दिन किसी भी बच्चे के लिए कितना खास होता है ना? पर भीमराव के लिए ये अपमान का पहला सबक था। क्लास में जैसे ही वो आए, टीचर ने उन्हें बाकी बच्चों से अलग कर दिया। हुक्म मिला, उठो, जाकर पीछे बैठो। तो ये जो बंटवारा था, ये सिर्फ बैठने की जगह का नहीं था, ये हर रोज की बात थी। जब भीमराव ने क्लास में एक सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया तो उन्हें चुप करा दिया गया। हम तुमसे जवाब नहीं पूछ रहे हैं। जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहते थे तो उन्हें दूर भगा दिया गया। तुम महार हो, तुम्हें छूने से हमें नहाना पड़ेगा। मतलब ये भेदभाव हर बात में, हर खेल में जहर की तरह घुला हुआ था। और ये क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। एक और वाकया है, एक सफर का, जब एक मामूली सी बैलगाड़ी की सवारी भीमराव और उनके भाई के लिए एक बुरे सपने में बदल गई। जैसे ही गाड़ीवान को उनकी जाति का पता चला, उसने न सिर्फ उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया बल्कि अपनी गाड़ी और बैलों को दूषित करने का हर्जाना भी मांगा। इन सब दर्दनाक तजुर्बों के बाद उस छोटे से बच्चे के मन में एक सवाल उठा, एक बहुत जरूरी सवाल जो सब कुछ बदलने वाला था। तो जब भीमराव परेशान होकर स्कूल से घर लौटे तो उन्होंने अपने पिता से सीधे सीधे पूछ लिया, बाबा ये अछूत क्या होता है? और उनके पिता ने इस मुश्किल बात को जिस तरह समझाया वो बहुत ही अहम था। और उनके पिता ने जो जवाब दिया ना, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, गंदगी और मैल उनके दिमाग में है, उनके मन में है। मतलब उन्होंने शर्म का बोझ उस छोटे से बच्चे के ऊपर से हटाकर उन लोगों पर डाल दिया जो ऐसी सोच रखते थे। उन्होंने समझाया कि हम गंदे नहीं हैं, गंदगी तो उनकी सोच में है। और अपने पिता की ये बात सुनकर भीमराव ने जो जवाब दिया वो उनकी आने वाली पूरी जिंदगी की नींव बनने वाला था। उन आंसुओं के बीच एक इरादे का जन्म हो रहा था। उन्होंने कहा, हाँ बाबा, मैं बोलूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। और बस यहीं से इन सारे अनुभवों ने मिलकर उनके जीवन के सबसे बड़े मकसद को शक्ल देना शुरू कर दिया। एक ऐसा मकसद जो अन्याय की जड़ों को हिलाने वाला था। तो सवाल यह है कि उस छोटे से बच्चे ने अपने दर्द को ताकत में बदला कैसे? उसने अन्याय पर सवाल उठाने शुरू किए। उसने कुदरत में, फूलों में सुकून ढूंढा क्योंकि वो उसे उसकी जाति से नहीं आंकते थे। उसने अपने परिवार की बातों में ताकत पाई और धीरे धीरे वो अपने दर्द को एक मकसद में बदल रहा था। और फिर उनकी चाची ने उन्हें एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात सिखाई। उन्होंने कहा, इन फूलों को कोई नहीं सिखाता कि कैसे खिलना है, फिर भी ये खिलते हैं। ठीक वैसे ही बेटा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। मतलब मुश्किलों के सामने खुद अपनी ताकत बनना होगा। और यहीं पर आके हम रुकते हैं और ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आखिर एक बच्चे के दर्द से एक महान नेता का संकल्प कैसे बनता है? अन्याय के ये शुरुआती अनुभव कैसे उस चट्टान की नींव बने जिस पर खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों लोगों के लिए एक नया भविष्य गढ़ा? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ताकत की असली जड़ें कहाँ होती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ना? जरा सोचिए, ये उस दुनिया की तस्वीर दिखाता है जिसमें युवा भीमराव अंबेडकर ने अपनी आंखें खोली थीं। एक ऐसी दुनिया जहां किसी का जन्म ही तय कर देता था कि वो इंसान कहलाने के लायक है भी या नहीं। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और जानते हैं उन शुरुआती तजुर्बों को जिन्होंने अन्याय के खिलाफ उनके अंदर एक कभी न बुझने वाली आग जला दी। ये बात है उनके बचपन की। 17 में अपने हालातों से तंग आकर उन्होंने मुंबई भागने की कोशिश की, पर जानते क्या हुआ? जो पैसे उन्होंने चुराए थे वो सिर्फ आधा आना निकला और बस उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा।
लेकिन देखिए, यही नाकामी उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। निराशा की जगह अब उनके दिल में एक जबरदस्त संकल्प था कि अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अपमान तो जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, हर रोज, हर पल। सोचिए, एक मामूली सी चीज जैसे बाल कटवाना, वो भी उन्हें हर बार याद दिलाता था कि समाज उन्हें अछूत मानता है। तो इसी जिद ने, इसी संकल्प ने उन्हें पढ़ाई की तरफ धकेला। और इस सफर में उन्हें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने उनकी काबिलियत को उस भीड़ में भी पहचान लिया और उनका हाथ थामा। जैसे कि स्कूल में उनके एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम था अंबेडकर। उन्होंने इस सारे भेदभाव से ऊपर उठकर छोटे से भीमराव में छिपी उस असाधारण प्रतिभा को, उस तेज को पहचान लिया। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने भीमराव को अपना सरनेम अंबेडकर ही दे दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, ये एक तरह से सम्मान का तोहफा था और उस जमाने की कट्टर जाति व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा। तो ये 4 लोग, उनके पिता, उनके टीचर, समाज सुधारक केलुस्कर और बड़ौदा के महाराजा, इन चारों ने मिलकर उनके लिए एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाया। हर किसी ने उनकी ज्ञान की इस यात्रा में एक बहुत जरूरी सीढ़ी का काम किया। और इसी सहारे के दम पर भीमराव की ज्ञान की प्यास उन्हें 7 समंदर पार ले जाने वाली थी। तो हुआ ये कि बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। कितनी? 25 रुपए महीना। और इसी रकम से भीमराव अमेरिका की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा पाए। अमेरिका पहुंचकर जिंदगी में पहली बार उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जहां जातिवाद का वो जहरीला डंक नहीं था। और नतीजा, उनकी काबिलियत खुलकर सामने आई और उन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर ही जबरदस्त एकेडमिक अचीवमेंट्स हासिल की। इसी दौरान लाला लाजपत राय ने उन्हें आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने का न्योता भी दिया। पर देखिए, वो अपने वादे के पक्के थे। उन्होंने महाराजा से वादा किया था कि पढ़ाई पूरी करके वो 10 साल तक बड़ौदा रियासत की सेवा करेंगे, और वो उस वादे से बंधे हुए थे। लेकिन जब वो भारत लौटे तो एक कड़वी हकीकत उनका इंतजार कर रही थी। अमेरिका की बड़ी बड़ी डिग्रियां भी उनकी अपनी जमीन पर बसे गहरे भेदभाव को मिटा नहीं पाईं। उन्हें बड़ौदा के महाराजा का मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया गया, जो कि एक बहुत ऊंचा पद था। पद तो मिल गया, लेकिन जिस समाज की आंखों पर जाति की पट्टी बंधी हो, उसके लिए उनकी काबिलियत के कोई मायने नहीं थे। अब देखिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ। ऑफिस में चपरासी उन पर फाइलें फेंक कर देते थे ताकि उन्हें छूना न पड़े। किसी भी हिंदू या मुस्लिम होटल ने उन्हें कमरा नहीं दिया। एक पारसी मेजबान ने तो धमकियों के बाद उनका सारा सामान सड़क पे फेंक दिया और उन्हें शहर छोड़ने के लिए सिर्फ 8 घंटे दिए। यहां तक कि महाराजा के दीवान ने भी कोई मदद नहीं की। ये सब देखकर एक बात तो साफ हो गई थी कि उनकी डिग्रियां इस जहरीली कट्टरता के आगे किसी ढाल की तरह काम नहीं कर सकती थीं। ये सच में दिल तोड़ने वाला था। सोचिए, एक इतना काबिल, विदेश से पढ़ा लिखा इंसान, और उसे एक पेड़ के नीचे बैठने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि अपने ही देश में उसके पास सिर छिपाने की कोई जगह नहीं थी। जैसा उन्होंने खुद कहा, आसमान ही मेरी छत थी और जमीन मेरा बिस्तर। लेकिन इतना जबरदस्त अपमान भी उन्हें तोड़ नहीं पाया, बल्कि इसी अपमान की आग ने उन्हें वो नेता बनाया जो वो बनने वाले थे। यहीं से एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत होती है। आर्थिक तंगी और सामाजिक बहिष्कार का सामना करने के लिए उन्होंने सिडेनहम कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में तो वहां भी स्टूडेंट्स ने उनकी जाति की वजह से विरोध किया, पर उनके ज्ञान और पढ़ाने की काबिलियत के आगे आखिरकार सबको झुकना पड़ा और उनका सम्मान करना पड़ा। फिर आया साल 1919। ये साल बहुत अहम था। इस साल उनकी मुलाकात हुई कोल्हापुर के महाराजा से, जो दबे कुचले वर्गों के कल्याण में सच में बहुत दिलचस्पी रखते थे। और ये जो मुलाकात थी, ये एक नया मोड़ लेकर आई। इस मुलाकात ने उन्हें सामाजिक सुधार की लड़ाई में एक ताकतवर साथी दे दिया, एक ऐसा मंच और ऐसे संसाधन दिए जिससे वो अपनी निजी संघर्ष को एक पूरे देश के आंदोलन में बदल सकते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ज्ञान के हथियारों से लैस और अपमान की आग में तपा हुआ एक इंसान सदियों से जमी इस व्यवस्था को आखिर कैसे तोड़ना शुरू करता है? यही वो सवाल है जो उनकी जिंदगी के अगले अध्याय की कहानी कहता है। एक ऐसा सफर जो उन्हें एक आजाद भारत का संविधान लिखने तक ले गया। आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसी लड़ाई की जिसका नेतृत्व किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब ये कहानी सिर्फ एक तालाब से पानी पीने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है सदियों के दमन के खिलाफ खड़े होने की, सम्मान की और इंसानियत की एक क्रांति की। तो इस लड़ाई की जड़ें कितनी गहरी थीं, इसे समझने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की कही एक बात को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने हिंदू समाज की तुलना एक ऐसे गुंबद से की। सोचिए, एक ऐसी इमारत जिसमें मंजिलें तो कई हैं, पर एक से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए ना कोई सीढ़ी है, ना कोई दरवाजा। इसका मतलब ये कि जो इंसान जिस मंजिल पर पैदा हुआ उसे वहीं मरना पड़ता है। यही थी वो कठोर, वो अटूट जाति व्यवस्था जिसे तोड़ने का बीड़ा उन्होंने उठाया था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी अटूट व्यवस्था से टकराने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने खुद को तैयार कैसे किया? उनके औजार क्या थे? देखिए, ये कोई रातों रातों की क्रांति नहीं थी। इसकी नींव तो सालों पहले रखी जा चुकी थी। शुरुआत होती है 1919 से, जब उनकी मुलाकात कोल्हापुर के महाराजा से हुई। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
फिर महाराजा की मदद से ही 1920 में मूक नायक नाम का एक अखबार शुरू हुआ, जिसने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। इसके बाद वो लंदन गए, अपनी पढ़ाई पूरी की और जून 1923 में जब वो बॉम्बे वापस लौटे तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कानून और ज्ञान के औजारों से लैस एक वकील थे। और फिर एक कानूनी चिंगारी भड़की। एसके बोले एक प्रस्ताव लेकर आए और उस प्रस्ताव ने कानूनी तौर पर महाड़ के चौदार तालाब समेत सभी पब्लिक जगहों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। मतलब कानून तो बन गया कागज पर, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। ऊंची जातियों का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई दलित अपने इस कानूनी हक को इस्तेमाल करने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। और बस यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, महाड़ सत्याग्रह। ये सदियों के जुल्म से एक सीधी टक्कर थी। ये सत्याग्रह है ना, बिल्कुल एक 4 एक्ट वाले नाटक की तरह सामने आता है। पहला एक्ट 19 और 20 मार्च 1927, जब हजारों दलित एक कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुए। फिर दूसरा एक्ट डॉक्टर अंबेडकर उन सबको लेकर चौदार तालाब की तरफ एक ऐतिहासिक मार्च पर निकले। तीसरा एक्ट वहां पहुंचकर एक बहुत ही साहसी कदम उठाते हुए सबने मिलकर उस तालाब का पानी पिया और अपनी बराबरी का ऐलान किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चौथा एक्ट था तबाही का। एक झूठी अफवाह फैली और उसके बाद उस भीड़ पर बेरहमी से हमला कर दिया गया। अब सोचिए, चारों तरफ हिंसा है, अफरा तफरी है, और उस माहौल में अंबेडकर अपने लोगों को एक ऐसी बात कहते हैं जो उनके पूरे आंदोलन की नींव बन जाती है। वो कहते हैं, हमारी लड़ाई किसी इंसान, किसी ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई है ब्राह्मणवाद से, उस सोच से, उस विचारधारा से जो समाज में जातिवाद का जहर घोलती है। ये कितना बड़ा फर्क है, लड़ाई लोगों से नहीं, सोच से है। तो चलिए इसी फिलॉसफी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वो फिलॉसफी जिसने अंबेडकर के पूरे आंदोलन को रास्ता दिखाया। ये लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं थी, ये तो मन बदलने और आत्मसम्मान जगाने की लड़ाई थी। यहां पर यह समझना बड़ा दिलचस्प है कि अंबेडकर ने आजादी के मतलब को ही कैसे एक नया नजरिया दिया। उस वक्त जो सबसे बड़ा नारा था लोकमान्य तिलक का, वो था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन अंबेडकर ने इस पर एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, सोचिए अगर तिलक एक अछूत परिवार में पैदा हुए होते तो क्या वो यही नारा लगाते? नहीं, तब उनका नारा होता छुआछूत का खात्मा, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बात हमें साफ साफ दिखाती है कि देश के लाखों लोगों के लिए सामाजिक गुलामी से आजादी राजनीतिक आजादी से कहीं ज्यादा बड़ी और पहली जरूरत थी। तो अंबेडकर ने अपने लोगों को सिर्फ लड़ने के लिए नहीं कहा, उन्होंने खुद को आजाद करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया। उनके निर्देश बहुत साफ थे। सबसे पहले वो आदतें छोड़ो जो अपमानजनक हैं, जैसे मरे हुए जानवरों का मांस खाना। दूसरी बात, अपने दिमाग से जाति की ऊंच नीच की दीवारों को गिरा दो। अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान पैदा करो और अपनी कीमत समझो। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये जान लो कि अपनी मदद सबसे पहले खुद करनी पड़ती है। और ये यकीन करो कि बराबरी, रोटी और कपड़ा, ये सब आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तालाब पर हुई वो पहली लड़ाई तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असल संघर्ष तो अब शुरू होना था, एक लंबा, मुश्किल, कानूनी और सामाजिक संघर्ष। तो इसके बाद क्या हुआ? जो जवाबी हमला हुआ वो बहुत तेज था और बहुत कुछ कहता था। ऊंची जातियों ने 108 घड़ों में गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध और दही मिलाकर तालाब का शुद्धिकरण किया। सोचिए, उन्होंने उसे अपवित्र मान लिया था। और बात यहीं नहीं रुकी, उन्होंने एक मुकदमा भी ठोक दिया, ये कहते हुए कि तालाब तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मतलब अब लड़ाई सड़कों से उठकर अदालत के कमरों में पहुंच गई थी। अब इस कानूनी और वैचारिक हमले का जवाब देने के लिए अंबेडकर ने भी अपना एक नया हथियार तैयार किया। ये हथियार था बहिष्कृत भारत नाम का एक अखबार। और ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये एक मंच था, एक आवाज थी। ये उन लोगों के हक के लिए लड़ता था जिन्हें समाज से बाहर कर दिया गया था और विरोधियों की हर दलील का जवाब देता था। इस आंदोलन के अगले दौर में जो आग थी, जो जज्बा था, उसे अंबेडकर के इन शब्दों में महसूस किया जा सकता है। उन्होंने लिखा था, एक बरगद के पेड़ की तरह सालों जीकर मरने से कहीं बेहतर है कि किसी महान काम के लिए जवानी में जान दे दी जाए। ये शब्द नहीं थे, ये पूरी एक पीढ़ी के लिए एक्शन का बुलावा था, एक कॉल टू एक्शन। चौदार तालाब की उस लड़ाई ने एक बात तो साबित कर दी कि पानी जैसी एक मामूली सी बुनियादी चीज भी बराबरी की लड़ाई का कितना बड़ा हथियार, कितना बड़ा सिंबल बन सकती है। और ये बात आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में न्याय और बराबरी की हमारी अपनी लड़ाइयों में वो कौन से तालाब हैं जिन पर हम सबको मिलके अपना हक जताना होगा।